हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन इसमें डाला गया है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और उसी समय में क्या करना है कि जितना भी पिछले बार रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी को आपको क्या करना है कि कंप्लीट कर लेना है, ताकि ये चीज़ पता चल सके कि रेलवे ग्रुप डी पिछले बार कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था। तो दूसरा एग्जाम का नहीं, जैसे एनटीपीसी या फिर कांस्टेबल, ये सब चीज़ का क्वेश्चन नहीं डाला गया है। ओनली फॉर रेलवे ग्रुप डी को ही टारगेट किया गया है। तो इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहें और एक से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, 11 से विभाज्य है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखिए, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर 11 से पूरा पूरा कट जाए या फिर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कटती है। तो देखिएगा दोस्तों, अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक अंक गैप करके यानी छोड़ करके। तो x का अल्टरनेट 4 हो गया और 4 का अल्टरनेट 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे a वाला 4 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x + 4 + 1 को एक साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये सभी को एक साथ जोड़ेंगे। इसका देखिए यहाँ पे 4 + 6 4 + 6 इसको एक साथ जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे। घटा करके देखेंगे कि 0 या 11 आ रहा है कि नहीं। यानी क्या आना चाहिए घटा करके? तो या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये 6 4 10 है, ठीक है, और ये x + 4 1 5 है। अब यहाँ पे समझिएगा कि घटा करके 11 लाने के लिए आपको 10 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे संख्या 10 से ऊपर होना चाहिए, जबकि सोच के देखिए कि 9 से ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है। एक अंक के लिए 9 से ऊपर नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि 0 ही लाना सबसे अच्छा रहेगा, है ना। और 0 लाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो यहाँ पे 5 चाहिए। x के जगह क्या चाहिए? तो 5 चाहिए, क्योंकि 5 यहाँ होगा तब तो यहाँ पे 5 + 5 10, और 10 में से 10 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। तो x बराबर क्या होना चाहिए? तो 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी? यानी अंतिम में कौन सी संख्या लिखी जाएगी? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 11:14 दिया गया है, 17:21 है, 5:7 है और 2:3 है। अब बोला गया क्या कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी? यानी अंतिम से कौन सी संख्या लिखी जाएगी, ये चीज पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि अनुपात मतलब क्या होता है? बटा होता है। अनुपात मतलब बटा होता है या फिर भाग भी होता है। तो यहाँ पे देखिए कि अनुपात के लिए हम लिख सकते हैं बटा में 11/14, ये हो जाएगा 17/21, ये हो जाएगा 5/7 और ये हो जाएगा 2/3। इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर संभव है तो हरों का एलसीएम ले लीजिए। तो हरों का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम आप जानते होंगे निकालना। तो देखिए 14 21 7 और 3 का एलसीएम जो होगा 42 होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी 42, इसके लिए भी 42, इसके लिए भी 42 और इसके लिए भी 42। क्लियर? अब यहां पे समझिएगा, 14 से हम लोग क्या करते हैं कि इसको भाग देते हैं। 42 में 14 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, और 3 से इसमें गुणा करेंगे 11 में, तो 11 × 33। 21 दूनी 42, 2 से गुणा करेंगे 17 दूनी 34, 7 से 7 × 42, 6 × 5 = 30 और 3 से भाग देंगे
तो कितना बार में कटेगा, 14 बार में, ठीक है। तो 14 दूनी 28। हम लोगों से पूछा गया कि घटते क्रम में लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि हर का मान बराबर हो गया। तो जब हर का मान बराबर हो गया तो हर को नहीं लिखा जाता है या देखा जाता है, सिर्फ अंश को देखा जाता है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। तो देखिए ये चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है, तो 34। तो 34 किसके लिए, तो ये वाला 17:21 के लिए, ठीक है। तो 17:21, देखिए यहाँ पे 17:21 अब घटते क्रम में बोला गया है, तो अब इससे छोटा लिखेंगे। इससे छोटा कौन होगा, तो 34 से छोटा कौन हो जाएगा, 33 वाला, यानी 11:14। फिर इससे छोटा कौन होगा, तो इससे छोटा होगा 30 वाला। 30 किसके लिए, तो 5:7 के लिए, ठीक है, 5:7 के लिए। सबसे छोटा कौन होगा, तो 2:3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया था कि कौन संख्या आखिरी होगी जब हम घटते क्रम में इसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे आखिरी संख्या कौन है, तो 2:3 है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर। इसे बोला गया क्या कि 11,881 11,881 का वर्गमूल कितना होगा। देखिएगा इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप जानते होंगे वर्गमूल निकालना, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। वर्गमूल सबसे पहले रूट चढ़ा दीजिए, है ना, यानी सबसे पहले करनी चढ़ाना है इसको। अब सोचिए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो दाहिने तरफ से 2 अंक छांट लेते हैं, दाहिने तरफ से 2 अंक छांट लेते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, और छांटने के बाद सोचते हैं कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें, और वो भी सोचना है 1 से लेकर के 9 तक के ही, ठीक है। तो कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पर जो संख्या है इसमें वही आना चाहिए, यानी 1 है तो 1 ही आना चाहिए। तो एगो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, एगो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 के 1 आएगा, बाकी बात कोई संख्या नहीं होगा। तो कौन कौन, एगो 1 का कीजिएगा तब, एगो कीजिएगा 9 के तब, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या मिल गया। अब जो संख्या बच गया कितना है, 118। इसके बारे में सोचा जाता है कि कौन से संख्या का हम स्क्वायर करें कि 118 से कम होना चाहिए, 118 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, 118 से ज़्यादा हो जाएगा, 11 का नहीं हो सकता है। 10 का करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, जो कि इससे कम है, कम रहना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का, तो इसके लिए भी 10 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि दो संख्या निकल करके आया यहाँ पे सामने, 101 और 109, जो कि आपके ऑप्शन में दोनों संख्या दिया गया है, 101 भी दिया गया, 109 भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को तुलना करना है कि आखिर 11,881 का परफेक्ट जो स्क्वायर रूट होगा वह 101 होगा कि 109 होगा। तो दोस्तों देखिएगा 109 जो है वह किसके नज़दीक है, तो 110 के नज़दीक है, और 110 का स्क्वायर जो होगा तो 11 के स्क्वायर 121 पर 00, यानी 12,100। जबकि यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि 101 किसके नज़दीक है, तो 100 के नज़दीक है, और 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10,000 होगा, 10,000 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 11,881 10,000 के ज़्यादा नज़दीक है कि 12,100 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आप कहिएगा कि 12,100 के ज़्यादा नज़दीक है 11,881। तो जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वही आपका आंसर होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 109 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5.52, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5.52 माइनस, इसे क्वेश्चन प्रिंट करने में मिस कर दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे ये आगे जो है 2.3 होना चाहिए, 3 को बाहर कर दिया है, इसका स्क्वायर प्लस 0.8 इसका क्यूब गुने 0.12 डिवाइडेड बाई 0.4 इसका पावर 4 माइनस 3.14 बराबर 8। एक क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि
5.52 जैसे कि तैसे लिखेंगे। 23 के स्क्वायर कितना होता है? तो 529 होता है, 529 होता है। कितना अंक बाद दशमलव? तो देखिए एक अंक बाद इसमें दशमलव है तो एक लिखेंगे और जितना पावर है उससे गुना कर देंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दशमलव के बाद यानी कितना अंक बाद दशमलव होगा गुना करके। तो ये चीज़ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे बेस में जितना अंक बाद दशमलव है, तो देखिए यहाँ पे कितना अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक लिख लिए और पावर से गुना कर देना है। तो 2 एकम 2 यानी 2 अंक बाद दशमलव होगा यहाँ पे। इस चीज़ को समझिए। प्लस 8 के क्यू कितना होगा? 8 के क्यू जो होता है 512 होता है, 512 होता है। ठीक है, तो 512 हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि 512 हो गया तो कितना अंक बाद दशमलव? तो देखिए एक अंक बाद दशमलव है ना, तो एक लिखेंगे और पावर से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 यानी 3 अंक बाद दशमलव यानी 0.512 हो जाएगा, गुने 0.12 भगे 4 के पावर 4 कितना होगा? तो 216 होगा, 216 होता है। 4 के पावर 4 कितना अंक बाद दशमलव? तो देखिए एक अंक बाद है, 4 पावर है तो 4 एकम 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो एक जीरो बैठाना होगा यहाँ पे और यहाँ पे दशमलव डालना होगा, माइनस 3.14। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पे समझिए 5.52 जैसे कि तैसे लिखेंगे, 5.29 प्लस 0.512 गुने, अब यहाँ पे देखिए इसको भाग करेंगे तो 0.12, अब बटा में हम लिख सकते हैं कितना? 0.0216। ठीक है, ये चीज हो गया, माइनस 3.14। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि गुना का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुना का जब काम करेंगे तो बटा में कितना हो जाएगा? यह 1000 हो गया। यहाँ पे देखिए कि 4 अंक बाद दशमलव इसमें है तो इसको भी बराबर कर लीजिए, तो 2 जीरो डालेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 216 से यह कट जाएगा क्या? छः दूनी 12, 1 मिनट, इसको हम लोग काटते हैं तो यह कट जाना चाहिए, 2 दूनी 4, सॉरी 4 के पावर 4 कितना होता है? 256 होगा, सॉरी 256 होगा, 216 नहीं होगा, 256 होगा। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ सही कर दे रहे हैं, 256 होगा, 256। ठीक है, तो 256 से हम लोग क्या करते हैं कि इसको काटते हैं। किसको? तो देखिए 256 से काटिएगा ना तो 512 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसका देखिए 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल हो गया। अब 12 दूनी 24 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.4 होगा, तो 5.52 माइनस 5.29 प्लस ये हो जाएगा आपका 2.4, 2 दशमलव कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 में 10 से भाग दीजिएगा तो 2.4 होगा, माइनस में 3.14। अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि जोड़ घटाव है तो जोड़ घटाव कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद इसमें भी दशमलव है, 2 अंक बाद इसमें भी है, तो 2 अंक बाद इसमें भी होना चाहिए, तो एक जीरो डाल दीजिए यहाँ पे, है ना। अब देखिए माइनस वाला को एक साथ जोड़िए, प्लस वाला को एक साथ जोड़ करके घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 9 4 13, तो 12 में से, या फिर यहाँ पे देखिए ना इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसको घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से अगर घटाते हैं इसको तो 12 में से 9 घटेगा, 9 3 12, यहाँ पे देखिए 4 बच गया, 4 में से 2 घटेगा तो 2, ये हो जाएगा 0, यानी 0.23। इसके बाद देखिए कि इसमें से हम घटाएंगे तो ये माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में ही आएगा, 4 में से 0 घटाइएगा तो 4, 11 में से 4 घटेगा 7, इसका 2 में से 2 घटेगा 0, यानी 0.74।
अब इसको घटाना है तो माइनस में ही आएगा आपका आंसर। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 7 में से 2 घटाइएगा तो 5.0 यानी माइनस में 0.51 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, इससे पहले चौथा था। 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम ज्ञात करें। यानी एलसीएम निकालना है, यानी लॉसर निकालना है। तो यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे और बहुत जल्दी बना लेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 800 है, बी में है 500, सी में है 600 और डी में है 400। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि 20, 40, 25 और 30 से भाग देने पर पूरा कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि ये 800 है, क्या 800 20, 40, 25 और 30 से कटेगा? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि देखिए यहाँ पे ये 30 है तो 3 दाएँ 30, जो संख्या 3 और 10 से कटेगा वह 30 से भी कट जाएगा। तो 3 का नियम इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि 3 का नियम बहुत आसान होता है और बहुत सारा ऑप्शन को गलत भी कर सकता है जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 10 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई स्थान पे 0 है, तो चलिए कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 का नियम, क्योंकि जो संख्या 3 और 10 से कटेगा वही 30 से कटेगा, तो 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 से कटने का नियम है अंकों का योग, तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए सबको जोड़िएगा तो 8 आएगा, क्या 8 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यह संख्या हो ही नहीं सकता। 5 जोड़िएगा तो 5 आएगा, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए जोड़ करके 6 आ रहा है, तो 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या हो सकता है। आगे फिर देखिए जोड़ेंगे तो 4 आएगा, क्या 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप निकाल करके भी देख सकते हैं कि 600 ही आपका एलसीएम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यानी शिक्षित है मतलब क्या है? पढ़ा लिखा है, 62%। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे समझिएगा कि 100% लोग होंगे, 100% लोग होंगे जिसमें से 62% शिक्षित हैं। 62% क्या है? तो शिक्षित है। तो 62% को अगर हम घटा देते हैं तो जो आएगा वह अशिक्षित होगा। तो 100 में से 62 घटाइएगा तो 38 आएगा। 38% जनसंख्या ऐसे हैं जो कि अशिक्षित है, यानी पढ़ा लिखा नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा कि पढ़ा लिखा नहीं है कितना? 38%, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है। तो है प्रतिशत में 38% अशिक्षित, लेकिन है 24,567। दोनों बात बराबर हो गया। यहाँ से हम लोगों से पूछा गया तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, यानी 62% का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 24,567 अब बटा में 38। हम लोग को निकालना है 62% का वैल्यू, तो 62% बराबर हो जाएगा 24,567 अब बटा में 38 गुने 62। ये सबको कैलकुलेट कीजिए, काटिए, इसको कटने वाला है तो 2 से 31 दूनी 62, 2 से 19 दूनी 38। 19 से इसको काटेंगे अगर 19 से अगर काटते हैं 24, 56, 7 को 19 से भाग दीजिए, 19 से कम 19, 5 बचेगा 55, 19 3 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, 7 1 17, 6 उतरेगा, 19 नमा 171, 5 बचेगा, 7 19 3 57, यानी 1293 बार में कटेगा। यह जो है 19 से 1293 बार में कटेगा। तो 1293 गुने 31, ठीक है। तो गुना करेंगे तो देखिए 3 एकम
3 एकम 3, 9 एकम 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 के 8 यानी 83। देखिए अंतिम से 83 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखते रहिएगा कि देखिए अंतिम से 83 कितना में किस में आ रहा है, सिर्फ डी में आ रहा है और किसी में नहीं है, तो आपका डी ही आंसर हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखते जाइएगा तो आपका जल्दी से गुना भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन होने जा रहा है कि दी गई आकृति में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आकृति बना लेते हैं। चलिए इस प्रकार एक आकृति दिया गया है, उस प्रकार हम बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए। ये सी है, डी है, ए है, ओ है और बी है। इसका वैल्यू दे दिया है 67 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अब दी गई आकृति में ए ओ बी, देखिए ए ओ बी एक सीधी रेखा है, यानी ए ओ बी एक क्या है, तो सीधी रेखा है, दिया भी है ना, नहीं दिया हो रहा था तो बनाना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, बिल्कुल सही है। कोण ए ओ सी बराबर 67 डिग्री। देखिए कोण ए ओ सी यानी ए वाला जो कोण है, कोण ए ओ सी यह 67 डिग्री है, बिल्कुल सही है, फिगर के अनुसार दिया गया है। और कोण बी ओ सी का द्विभाजक ओडी है, यानी ओडी जो है ना, कोण बी ओ सी का द्विभाजक है, यानी बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है कौन, तो ओडी। ठीक है, यानी ओडी जो रेखा है वह कोण बी ओ सी को द्विभाजक कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में काट रहा है। तो हम लोगों से पूछा है कि कोण बी ओ डी का मान कितना होगा, कोण बी ओ डी का मान कितना होगा, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा कि ये सीधी रेखा है और इस पर चाहे जितना भी आप रेखा खींच दीजिए तो इसका पूरा के कोणों का योग कितना होता है, यानी सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि हम यहां पे क्या करते हैं कि कोण बी ओ सी निकाल लेते हैं, कोण बी ओ सी। तो कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा, कोण बी ओ सी यानी इतना का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे कि इधर वाला कोण को घटा देंगे, तो जो बचेगा वह इधर वाला बचेगा, है ना, यानी 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री में से 67 डिग्री घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कि 10 में से 7 घटेगा तो 3, ये बच जाएगा आपका 7, 7 में से 6 घटेगा 1 और ये हो गया आपका 1, यानी 113 डिग्री। 113 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्लियर बोल रहा है क्या कि ओडी जो है इसको समद्विभाजक करता है, यानी द्विभाजक करता है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। कोण बी ओ सी को दो भागों में बांटा जा रहा है। हम लोगों से पूछा है बी ओ डी का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए बी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण बी ओ डी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी। बी ओ सी ऐसे दो भाग आपको करना है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दो भागों में बांटना है तो 2 से भाग देना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें जैसे ही आप 2 से भाग देते हैं वैसे ही क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग निकाल चुके हैं कोण बी ओ सी। कोण बी ओ सी बराबर कितना, तो 113 डिग्री। अब इसे 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10, 2 छक 12, इसके बाद 1 बचेगा 0.2 पचे 10, यानी 56.5 डिग्री। 56.5 डिग्री किसका वैल्यू निकल गया, तो कोण बी ओ डी का, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि एक वृत्त में जीवा ए बी को डी पर स्पर्श रेखा डी ई को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया है। यदि ए बी यानी रेखा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और रेखा बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो रेखा डी ई की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे समझिएगा कि एक वृत्त है, एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा आपको।
है ना, ए ब्रीथ हो गया। ए भी जीवा है, तो यहाँ पे देखिए ए भी जीवा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ए भी एक जीवा को खींच लेते हैं। ए भी एक जीवा है, ए है और ए बी है, को डी पर स्पर्श रेखा डीई को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया। यानी इसको यहां पे देखिए कि डी तक विस्तारित किया गया है, मान के चलिए यहां तक विस्तारित किया गया है, यानी यहां से यहां तक डी है, ये जो है डी है, विस्तारित किया गया। स्पर्श रेखा डीई को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया। किसको? डीई को। तो इसका मतलब डी यहां पे है तो यहां पे ई होगा, यानी स्पर्श करने के लिए यहां से यहां मिलाने के लिए, है ना, तो ये वाला आपका ई हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे समझिएगा कि यदि ए बी बराबर कितना, तो 24 सेंटीमीटर। तो देखिए रेखा ए बी बराबर कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है वह 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक 24 सेंटीमीटर। इसका बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी बी से लेकर के डी तक का जो दूरी है वह 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो हम लोगों से पूछा गया है कि डीई की लंबाई ज्ञात करें, यानी इसका लंबाई ज्ञात करना है, डी और ई का, यानी यहां से यहां तक का लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको एक सूत्र मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो यहां पे देखिए एक सूत्र होता है, यानी डीई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होता है एडी गुने बीडी, एडी गुने बीडी होता है। तो यहां पे समझिएगा दोस्तों, एडी गुने बीडी। अब यहां पे देखिए कि डी ई बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, रूट अंडर आपको लिखना है एडी, तो ए से लेकर के डी तक के कितना हो जाएगा 24 और 8। देखिए यहीं पे हम जोड़ करके लिखते हैं क्योंकि एडी लिखना है, तो ए से लेकर के डी तक का लंबाई कितना है, तो 24 8 32। ठीक है, गुने बीडी, तो बीडी कितना है, तो 8 है, बी से डी तक का कितना है, तो 8 है, तो डी ई बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, 8 3 24, 24 1 25, यानी 256। 256 और 256 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, तो 16 होता है। तो डी ई बराबर हो जाएगा कितना, तो 16, यानी 16 सेंटीमीटर, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 8500 रुपये पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि 8500 रुपये है और 2 वर्ष का बात बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कीजिए कि 2 गो डंडा खींच दीजिए, 2 गो डंडा खींच दिए, है ना। अब यहाँ पे समझिए कि रेट क्या है, तो 10% है, यानी 10% पर पहले वर्ष में भी और दूसरे वर्ष में भी। तो देखिए 8500 का 10% निकालिएगा ना, तो कितना आएगा 850, यानी 850 रुपया पहले साल में भी और दूसरे साल में भी 850 रुपया। ये दोनों को जोड़िएगा तो साधारण ब्याज निकलता है, ये दोनों को जोड़िएगा तो साधारण ब्याज निकलता है। और आप जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है ना। तो अब देखिएगा कि पहला साल का ब्याज दूसरे साल में जाएगा, इस प्रकार इसको लिखते हैं। तो 850 का 10%, तो 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 85। तो यह जो 85 रुपया आया यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होगा। तो इस विधि से आप निकाल सकते हैं कितना चीज, तो साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 850 और 850 दोनों को जोड़िएगा तो साधारण ब्याज हो जाएगा, इसमें जोड़ करके यानी साधारण ब्याज में 85 रुपया जोड़ दीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, और दोनों के बीच में फिर अंतर कीजिएगा तो 85 रुपया का होगा, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में जो अंतर आया वह कितना आ गया, तो 85 रुपया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बोला जा रहा है कि यदि 2 बाढ़ गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है।
जब दोनों गेट खुला हुआ रहता है तो जलाशय को कितना देर में भर देता है? तो 6 घंटा में भर देता है। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। यहाँ पे देखिएगा गेट ए है और गेट बी है। अब बोला जा रहा है क्या कि गेट ए जो है जलाशय को गेट बी की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से भर देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 घंटे तेजी से यानी 5 घंटा जल्दी भर देता है। इसका मतलब है कि ए को जितना समय लगता होगा इससे 5 घंटा ज़्यादा समय लगता होगा किसको? बी को, क्योंकि इसकी अपेक्षा 5 घंटा जल्दी भर देता है यानी तेजी से भर देता है। इसका मतलब क्या है कि बी को ए की अपेक्षा 5 घंटा अधिक लगता होगा। तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भरता है? तो देखिएगा कि तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितना देर में भरेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए का वैल्यू हम लोगों से पूछा है, तो आप नियम से बनाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, द्विघात समीकरण पर आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बाई ऑप्शन से कैसे गर्दा उड़ जाता है जल्दी से। तो देखिए 5 घंटा ऑप्शन ए में है, बी में है 10 घंटा, सी में है 7 घंटा और डी में है 13 घंटा। और यहाँ पे देखिए जब दोनों मिल करके भरता है तो कितना देर में भर देता है? तो 6 घंटा में भर देता है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। हम लोगों से पूछा है कि ए का वैल्यू, तो जो चीज़ पूछा जाता है वह ऑप्शन में होता ही है। अगर हम 5 रखते हैं इसके लिए तो इसके लिए अगर 5 रख देते हैं ए के लिए तो इसका कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम देखिए तो एलसीएम 10 हो गया, यानी 10 लीटर का जलाशय है। ए भरेगा 5 एकम 5 1 लीटर प्रति घंटा, जबकि बी भरेगा 5 दूनी 10 2 लीटर पर घंटा, जबकि बी भरेगा 10 एकम 10 1 लीटर पर घंटा। और 10 में 2 1 3 से भाग दीजिएगा, कभी भी 6 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिए, बी में है ए के लिए कितना होगा, क्योंकि ए का ही वैल्यू पूछा गया है तो ए के लिए 10 लिखते हैं, तो बी के लिए कितना हो जाएगा? 10 5 15। ये दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम बराबर टोटल वर्क होता है तो 30 हो जाएगा एलसीएम। 10 3 30, 15 दूनी 30। ए भरता है पर घंटा 3 लीटर, बी भरेगा प्रति घंटा 2 लीटर। तो 1 घंटा में दोनों के द्वारा कितना भरा जा रहा है? तो 3 2 5, तो 30 लीटर का टंकी है और प्रति घंटा 5 लीटर भरा जाएगा। तो देखिए जब दोनों मिल करके भरेगा तो 6 घंटा में भर देगा, जबकि क्वेश्चन में भी बोला गया था कि दोनों मिल करके क्या करता है कि 6 घंटा में भर देता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन से सही आया ये चीज़? तो ऑप्शन नंबर बी से आया, इसलिए बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।